आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय की तरफ से थानों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो फरियादियों की गुहार सुने, लेकिन भागलपुर का एक थाना ऐसा है जो चौकीदार के बेटे के भरोसे ही चल रहा है। 0 माइल स्थित औद्योगिक थाने की जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की तो सभी पुलिसकर्मी नहीं थे, नदारद थे और पूरा थाना चौकीदार के बेटे के भरोसे था। आशीष रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। भागलपुर के 0 माइल के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अभी हम आपको खड़े हैं और आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ दिन के 10:30 बजे हैं और थाने की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो थाना प्रभारी का कक्ष है उसमें आप देख सकते हैं कि ताला लटका हुआ है। अति व्यस्तम थाना है ये 0 माइल। यहाँ पर नौगछिया साइड, पूर्णिया साइड सभी तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और लोगों की आवाजाही काफ़ी है, लेकिन थाने में आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। यहाँ पर कोई भी पुलिस के जवान जो है यहाँ पर अभी नज़र नहीं है। एक व्यक्ति हैं जो क्या हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या हैं आप? चौकीदार का बेटा है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे ड्यूटी दिया है, मुझे देखने दिया है। आप चौकीदार हैं? हाँ। कि चौकीदार के लड़का? उनका लड़का उनका है। चौकीदार के लड़का? हाँ। कौन ड्यूटी देखेगा? वो भैया है ना, वो चौकीदार यहाँ के वही दिए हैं। क्या बोले हैं? बोले थाना पर रहने बोले हैं। थाना में रहने बोले। हाँ। और सब लोग कहाँ हैं? और सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। कोई नहीं है थाना में? नहीं आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? यहीं आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आभास कुमार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चौकीदार के बेटे जो है वो थाने की निगरानी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई घटना हो जाती है या कोई यहाँ कंप्लेन करने आता है तो उसका क्या हाल होगा। जवाब यही सुनने को मिल रहा है कि जो इलेक्शन है कल, उसके लिए जो है यहाँ से ड्यूटी लगाया गया है। तो क्या सभी लोगों की ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है? थाने को खाली छोड़ दिया गया है? अगर किसी तरह की घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब तस्कर मानने को तैयार नहीं। औरंगाबाद में एक शराब तस्कर की चालाकी तब धरी की धरी रह गई जब उत्पाद विभाग की टीम ने उसकी गाड़ी की बारीकी से पड़ताल की। इस शराब तस्कर ने कार की बैकलाइट के केस से जोड़कर एक तहखाना बना रखा था और इसमें शराब की 202 बोतलें छिपाकर रखी थीं। उत्पाद विभाग की टीम ने कार को जब्त कर लिया है। एक शराब तस्कर को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शराब की एक खेप झारखंड से अरवल ले जाई जा रही थी। ये कार पकड़ी गई है, ठीक है, जिस पर अवैध शराब लदा हुआ था। इस कार में ये जो आपके सामने ये जो लाइट है, लाइट के पास यहाँ पर पेच है। पेच खोल के ये यहाँ से लेकर अंदर तक एक गुप्त चैम्बर बनाया गया था। ये बैक लाइट दोनों तरफ और दोनों बैक लाइट के अंदर के चैम्बर की तलाशी ली गई थी। तलाशी लेने पे 750 ml का और 375 ml का कुल 202 बोतल मिला, जिसमें 84 लीटर अवैध विदेशी शराब लदा हुआ। कहाँ से कहाँ आ रहा था सर? ये झारखंड से लेकर आ रहा था। ये अरवल या पटना लेकर जाता है। कितनी गिरफ्तारी है? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जो चालक है उसी गिरफ्तार। शराब की तस्करी के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। बांका में आज 12 चक्का ट्रक की जब उत्पाद विभाग ने तलाशी ली तो होश उड़ गए, क्योंकि यहां ट्रक की आधी बॉडी में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रक को जब जांच के लिए रोका गया तो चालक ट्रक भगाने लगा, जिसके बाद काफी दूर तक पीछा कर ट्रक को पकड़ा गया। इस मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक फरार हो गया, लेकिन खलासी को पुलिस ने दबोच लिया और आशंका जताई जा रही है कि ट्रक में नकली शराब भरी हुई है, क्योंकि शराब की बोतल पर जो स्टिकर चिपकाया गया है वो शक पैदा कर रहा है। जांच कर रही थी। जांच के क्रम में एक गाड़ी को जो खाली थी बिल्कुल, उसको रुकने के लिए कहा गया, तो इस पर वो गाड़ी आगे एक लाइन होटल के पास गाड़ी लगाता है। जब तक हमारी टीम जाती है पूछताछ करने गाड़ी में किया है नहीं है, और वो अचानक गाड़ी लेकर के ड्राइवर स्टार्ट कर दे, गाड़ी स्टार्ट ही रखता है, वो गाड़ी लेके भाग जाता है। पीछा करके आगे इसको पकड़ा गया बौंसी के नज़दीक, और तब तक ये गाड़ी लगा के भाग चुका था ड्राइवर। खलासी पकड़ाया है साथ में। अभी तक जो जानकारी मिली है, जो ब्रांड हमारे हाथ में है, ये रॉयल प्लेयर, ये फॉर्सली अरुणाचल प्रदेश है। ये लेबल इस पर चिपकाया हुआ लग रहा है, गलती डुप्लीकेट माल है ये। तो शराबबंदी को लागू कराने में उत्पाद विभाग की अहम भूमिका होती है, लेकिन अरवल में उत्पाद विभाग संसाधन की कमी से जूझ रहा है। विभाग के पास ना तो मालखाना है, ना हाजत है, ना अपना कार्यालय है। उधार के मकान में प्रखंड परिसर से यह कार्यालय संचालित होता है। एक ही कमरे से पूरा विभाग संचालित होता है। यहां पर विभाग में कुल 27 पद हैं, लेकिन 19 कर्मी ही कार्यरत हैं। जिला प्रशासन की ओर से जमीन नहीं मिलने की वजह से विभाग का अपना कार्यालय नहीं है।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और हम अभी मौजूद है अरवल जिला मुख्यालय का उत्पाद विभाग कार्यालय है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो उत्पाद विभाग का कार्यालय है और इस कार्यालय में जो संसाधन है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी संसाधन में जो है प्रत्येक दिन उत्पाद विभाग कार्य करती है। ये इनका मालखाना उपलब्ध नहीं है। ये जो लगातार जो है ये गाड़ियों का जो है जब्त गाड़ियों का यहाँ जो रखा गया है, मालखाने नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उत्पाद अधीक्षक का एकमात्र छोटा सा कमरा जो है यहाँ पर मौजूद है। उत्पाद अधीक्षक इसमें मौजूद होते हैं और इसके बाद जो है जितनी भी जो बरामदगी शराब की होती है हम फिलहाल दिखाने का प्रयास करेंगे। जो बरामद सामग्री जो है यहाँ जो है विनष्टीकरण के लिए जो ले जा रहे हैं, जो विनष्ट करने जो है जो जब्त शराब है, जो लगातार जो शराब जो है जब्त होती है, तो खुद जो है उत्पाद विभाग जो है अपने संसाधन का रोनार हो रहा है। ऐसे में भी बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें जो उपलब्ध होती है, जैसे कोई बड़ी वाहनों से जो विदेशी जो फॉरेन लिकर पकड़े जाते हैं उनके जो रखने के लिए है किसी थाने का चक्कर लगाना होता है। यहाँ जो है कि कार्यालय जो बना गया है जिसमें इसी एक कमरे में यहाँ जो है उत्पाद विभाग का कार्यालय जो है कई वर्षों से संचालित होती है। जो भवन जो है जब जहानाबाद जो अरवल अनुमंडल का दर्जा मिला था वर्ष 1994 से भवन जो है बना है और इसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो स्थिति देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से दिख रहे हैं, जो गाड़ियों का जैसे लग रहा है जैसे स्टैंड दिखाया जा रहा है और इसी में इन सभी को काम करना पड़ता है। जितने जो एग्जिबिट जब्त होते हैं इस जब्त को इसी कमरे में रख करके यहाँ पर सारे काम जो है उत्पाद विभाग करती है। साथ ही जो है जो उपलब्ध जो संसाधन है उसमें बेहतर काम करने का जो है यहाँ का उत्पाद अधीक्षक का पूरे जिम्मा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन जो संसाधन जो है अरवल उत्पाद विभाग के वैसे में नाकाफी साबित हो रही है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। इधर राजपुर के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की स्थिति खराब है। 102 एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए लोग धक्का देते रहे। कभी एम्बुलेंस को आगे से धक्का दिया गया तो कभी पीछे से, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो सका। एम्बुलेंस ड्राइवर की माने तो एम्बुलेंस की बैटरी खराब है, जिसके कारण स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है। सवाल यह है कि अगर किसी गंभीर मरीज को कहीं लेकर जाना हो, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो यह एम्बुलेंस कैसे काम करेगी? और ऐसे में तो मरीज की जान जा सकती है। से अभी है अभी तो बैटरी से है। दिन भर चला है कि नहीं एम्बुलेंस? ना गाड़ी चल नहीं सकती। क्या प्रॉब्लम है? प्रोग्राम मिस्त्री ने बताया, गाड़ी ना स्टार्ट हुआ था। मिस्त्री बन जाता है तो कहता है कि बैटरी खत्म है, दुकानदार बन कहता है तो कहता है कि बैटरी ठीक है। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में हुई घटना को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। आज पटना जिला एवं व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने अपने आपको एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अलग कर लिया। अधिवक्ता संघ के लोगों का कहना है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। लेकिन देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट। झंझारपुर में हुए घटना का विरोध जो है वो पटना में भी देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता संघ के जो लोग हैं वो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजेश जी, किन बातों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? झंझारपुर मामले को लेकर कई एक अधिवक्ता सदस्यगण ने आवेदन दिया कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग इसका प्रोटेस्ट करें। उसी को लेकर आज आम सभा आहूत की गई। आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम लोग आज एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे विरोध स्वरूप। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये लोग अपने हाथों में जो है वो अर्जी भी दे रखे हैं और इन्होंने साफ तौर पर रखा है कि जिला अधिवक्ता संघ व्यवहार न्यायालय पटना झंझारपुर के विद्वान अपर जिला व सत्र न्यायाधीश से अविनाश कुमार और झंझारपुर के बार में विद्वान अधिवक्ता पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित के तहत षड्यंत्र के जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग एक ही है कि हम लोग को जो है अधिवक्ताओं को वहाँ जो है फंसाया भी जा रहा है, जो हमारे बंधुगण को फंसाया जा रहा है उसके लिए भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और एक दिन के लिए हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर गए हैं। अधिवक्ताओं को जो फंसाया जा रहा है फालतू को, जो आगे बढ़ करके आओ लोगों को मदद किया उसके बावजूद भी उनको फंसा दिया गया है, तो उनको बरी किया जाए। कि जो झंझारपुर में घटना हुई है उसका ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिन अधिवक्ताओं पर षड्यंत्र करते हुए आरोप लगाए गए हैं उन्हें आरोप मुक्त किया जाए। फिलहाल एक दिन के लिए इन लोगों ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया है। अधिवक्ता संघ के लोगों का कहना है कि अगर इसके बाद भी सरकार जो है इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और मीटिंग के बारे में विस्तार से बताने हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। 29 नवंबर को बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस वक्त उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष सहित विधान परिषद के सभापति और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी मौजूद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें गृह सचिव से लेकर बिहार के डीजीपी तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि 29 तारीख से जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी उसको कैसे सुचारू ढंग से चलाना है और कोई समस्या न हो, इसके लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये बैठक को कई महीनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि बजट सत्र के दौरान जो हंगामे का दौर शुरू हुआ था, जिसको लेकर बिहार विधानसभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी चर्चा देश भर में हुई थी। तो ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा न हो, इसको लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष तमाम अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और कई सारे निर्देश भी दिए जाएंगे कि इस शीतकालीन सत्र को कैसे सही तरीके से चलाया जाए। तो बैठक में उन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और एक बड़ी खबर आ रही है आरा से, जहां माले नेता को गोली मार दी गई है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां माले नेता को गोली मारी गई है। बिहटा बाजार में गोली मारी गई। ददन पासवान को गोली मारी, इसका नाम बताया जा रहा है। 2 बाइक पर सवार बदमाश आए थे जिन्होंने गोलियां चलाई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है। बिहटा बाजार के पास की घटना, जहां ददन पासवान को गोली मारी गई है। 7 बजे हम लोग चाय पीने गए थे। चाय पी कर ये पान खाने गए थे सामान, और चाय पी के पान खा कर लौट रहे थे। उतने देर में 2 लड़के आए और दोनों आनाधुन गोली चलाने लगे। कम से कम 30 फायर हुआ है वहाँ पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मुंगेर गंगा घाट को देश भर में दूसरा स्थान और बिहार में पहला स्थान मिला है। इस सफलता से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों में काफी खुशी है। मुंगेर के गंगा घाट से देखिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण में गंगा तट पे बसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले में मुंगेर दूसरे पायदान पे है। बिहार का पटना 3rd नंबर पे है। या ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो ज़िला अपना है मुंगेर, वो पहले पायदान पे है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला के बबुआ गंगा घाट पे। ये वही घाट है जिसे नमामि गंगे के तहत बनाया गया था। काफ़ी ही अच्छी घाट है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। सीढ़ियों को काफ़ी अच्छा बनाया गया है, रेलिंग लगाया गया है ताकि शाम को या सुबह में लोग यहाँ पे बैठ के गंगा को देख सके। गंगा के जो मनोहर स्थिति है उसकी छटा को वो देख के उसके मन खुश होकर। आप देख सकते हैं कि कई युवा भी यहाँ पे मौजूद है जो घाटों पे आते हैं। शाम में ये लोग अपने घूमने आते हैं, तो घूमने का काफ़ी अच्छा जगह है पे है। यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो नतीजा आया था, वहाँ के लोगों में काफ़ी इस बात को खुशी है। साथ में स्थानीय लोग भी, हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसा लगा। ये एक मुंगेर के लिए गर्व की बात है। आप देख रहे हैं लगातार मुंगेर आपके चैनल में भी छाया हुआ है। कभी पद्मश्री मुंगेर के लोगों को मिल रहा, और ये प्रथम स्थान प्राप्त करना बिहार के में और भारत में दूसरा स्थान, बनारस के बाद दूसरा स्थान मुंगेर को मिलना निश्चित ही ये गर्व का क्षण है। अच्छा जगह है। मतलब हम तो बहुत सालों बाद, हमको लगता है इस घाट पे तो हम पहली बार आए हैं। पहले लेकिन तो आए थे, पहले मालूम हुआ घाटों की क्या स्थिति, अब कैसी स्थिति लगती है? हाँ, पहले से तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है स्थिति। तो स्वच्छता रैंकिंग में जमुई शहर को बिहार में 14वां और पूरे देश में 573वां रैंक मिला। लेकिन स्वच्छता मिशन में कचरा मैनेजमेंट के मामले में जमुई नगर परिषद की लापरवाही बरकरार है। 7 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च कर जिस कंप्रेसर मशीन और वाहन की खरीदारी हुई, उसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ। कचरा को सॉलिड बनाने वाला करोड़ों का कंप्रेसर मशीन आज भी सड़क पर पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है। ये केसी कुंदन बताएंगे अपनी रिपोर्ट में।
नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी के आदेश पर हरनौत थाने के एएसआई चंद्रशेखर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही चौकीदार का बेटा भी गिरफ्तार हो गया। इस मामले में चौकीदार के बेटे का रिश्वत मांगते ऑडियो भी वायरल हुआ था। एसपी ने डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। गोड्डा में हर घर नल का जल योजना हाथी दांत साबित हो रहा है। 2017 में इस योजना के तहत पथरगामा के भलसुधिया और खैराबनी समेत आसपास के गांवों में हर घर में नल लगाया गया था। पानी भी आया, लेकिन सिर्फ 1 या 2 बार। उसके बाद से अब तक पानी नहीं आया। ग्रामीण शिकायत कर थक चुके हैं। अधिकारी हैं कि सुनते नहीं। और हालात ये हैं कि अब किसी ने पानी के नल में रस्सी बांध दी है तो किसी ने पानी की पाइप को टंगनी बना दिया है। इस बारे में पीएचईडी के अधिकारियों से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि पानी की पाइप विभाग की तरफ से ही उखाड़ दी गई है। सड़क के चौड़ीकरण के बाद फिर से पाइप बिछाई जाएगी। 300 साल से तो ऐबे नहीं किया है। कभी ऐबे नहीं किया? नहीं, आता भी पहले जो आता था ना, सिर्फ 5 मिनट दे देगा, बस हो गया। इसके बाद रोड बनने के क्रम में वो वाटर में लाइन टूट जाने की वजह से पानी का भी सप्लाई बंद है। तो जैसे ही कुछ पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग को पताचार होगा, राशि मिलेगी तो, या फिर वो खुद अगर मरम्मती करा देते हैं तो हम लोग उसको चालू कराएंगे सब चीज़। ग्रामीणों ने कहा है कि जब सांसद महोदय ने इस पंचायत को गोद लिया था तो उन्हें विश्वास था कि गांव में कुछ न कुछ विकास जरूर होगा, लेकिन विकास के नाम पर क्या हुआ है, क्योंकि विकास का पैमाना नापने से पहले यह देखा जाता है कि आखिर वहां पानी की क्या व्यवस्था है और सड़क की क्या व्यवस्था है या शिक्षा की क्या व्यवस्था है। ये पानी की व्यवस्था है गाँव की। आपकी तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से नल जो है वो हर घर में नल है। गाँव में नल दे दिया गया है, जरूर दिया गया है कि पानी आएंगे, लेकिन एक भी नल में जो है वो पानी अब तक नहीं आता है। हम पूरे गांव में आपको दिखाएंगे कि कमोबेश पूरे गांव की स्थिति वही है। हम घर के अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि विभाग द्वारा घर में नल जरूर दिए गए हैं, लेकिन उस नल में सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए, मैं इसको भी चलाकर दिखाता हूं और यहां भी पानी आपको नहीं आएगा। कई जगहों पर तो ग्रामीणों ने बताया कि नल जरूर था, लेकिन वो टूट गया, टूटकर खत्म हो गया। विभाग को इसकी शिकायत जरूर की गई, लेकिन अब तक उस नल को बनवाया नहीं गया है। हम पूरे गांव में आपको दिखाएंगे। एक ही तस्वीर सामने आती है। जब इन तमाम चीजों को लेकर ग्रामीणों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि एक विश्वास था जब सांसद ने इस गांव को गोद लिया था कि यहां पर विकास होगा, लेकिन विकास कितनी हो पाई है ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि हर एक घर की स्थिति एक ही आपको नजर आएगी। और गांव में क्या स्थिति नजर आती है ये वो है कि यहां देखिए कि रस्सी से बांधकर नल को रखा गया है और पानी के नाम पर कुछ भी नहीं आता। यहाँ करोड़ों की लागत से इसी गाँव में बोहा गाँव में बनाया गया था इसका, जहां से कि पानी आता था, जहां टंकी बनाई गई थी, लेकिन अब तक पिछले 2 से 3 वर्ष बीत गए। 1 या 2 दफा सिर्फ गांव में पानी आया था, उसके बाद इसी तरीके से नल सूखा पड़ा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। एक वक्त था जब वैक्सीन के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदल गईं और आज सरकार की कोशिशों से घर घर जाकर लोगों को टीका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो अब लोगों का सड़क पर ही टीकाकरण हो रहा है और यह व्यवस्था उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो बेघर हैं या किसी मजबूरी के शिकार हैं, वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। कोरोना के खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम का नजारा बेहद खास है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम 20 सड़क लोगों का टीकाकरण कर रही है। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद खास है जो किसी वजह से टीका ले पाने में असमर्थ हैं। वैक्सीन लगा है? हाँ। तो कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास में? नहीं है बाबूजी, कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी लगाया सामने? हाँ जी, हाँ लगाया। कितने डोज हो गए आपके? अभी तो लगाया बाबू। पहला डोज लगाया आपको? हाँ, चलो, खुश हो आप? हाँ। रतलाम में इन दिनों ऐसे नजारे आम हैं, जिसमें ऑटो में बैठकर स्वास्थ्य विभाग का अमला चौराहे, गली मोहल्ले और नुक्कड़ों पर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सबको कोरोना का सुरक्षा कवच मिल सके और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए
रतलाम जिला प्रशासन चौराहे पर खड़े मजदूरों के साथ साथ भीख मांगकर गुजर बसर करने वालों का भी टीकाकरण कर रहा है। हाँ, भ्रमण के दौरान हमने देखा 2-3 यहाँ पर बेगर्स थे जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो हमने यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन कराया है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता व्यक्ति का स्वास्थ्य है। डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें करते रहेंगे, ये हमारा पहला। मध्य प्रदेश के रतलाम का ये महा वैक्सीनेशन अभियान इस मायने में भी खास है कि इस बार जिला प्रशासन 100% टीकाकरण को लेकर बेहद सख्त है। जिला कलेक्टर ने भी सभी नोडल अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि इस महा अभियान में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका असर यहाँ देखने को भी मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती और नोडल अधिकारियों की ईमानदारी से रतलाम जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब पा चुका है। में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूँ, और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।